Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the general principle of teaching. टीचिंग करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कि जनरली जिनका जो नेचर होता है वो जनरल होता है और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। किसी भी टीचिंग करने से पहले टीचर को कुछ ऑब्जेक्टिव को फिक्सअप करना होता है। उसके बाद वो फिर उन ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पढ़ाएगा या किस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाना है, तो उसके लिए वो कुछ मटेरियल को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद यूज द अप्रोप्रिएट मेथड, और फिर उस मतलब जो मटेरियल उन्होंने सेलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाएगा, तो वो अप्रोप्रिएट मेथड का यूज करेगा। उसके बाद है एंश्योर द अटेनमेंट ऑफ दोस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो टीचर है पढ़ाने के बाद वो ये देखेगा कि जो भी उसने ऑब्जेक्टिव को सेट किया था क्या वो अटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव में वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और ना ही हर समय हर बार एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि अब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश टीचिंग के लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स होंगे। इन दी एब्सेंस ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, जो टीचर की जो पर्पसफुल एक्टिविटी होती है किसी भी टीचिंग को करने के लिए, उसकी कमी हो सकती है। और साथ ही साथ ऐसे में बच्चे जो हैं वो भी डेविएट हो सकते हैं और चांसेस होता है कि बच्चे जो है अपने ऑब्जेक्टिव ना मिलने की वजह से फेल हो सकते हैं। तो इसीलिए जो टीचिंग करने से पहले हमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो है उनको सेट कर लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग करनी चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मॉडल प्रेजेंटेशन। जो भी मटेरियल टीचर प्रेजेंट करेगा उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हर तरीके से मॉडल वन होनी चाहिए। उसके बाद जो द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, हिज बिहेवियर, एक्शन शुड बी मॉडल। और जो पर्सनैलिटी होगी टीचर की, उसका बिहेवियर होगा, उसका एक्शन होगा, वो सभी मॉडल होने चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हैं वो टीचर को देख के ज्यादा इमिटेट करते हैं, इसलिए टीचर को भी अपनी जो पर्सनैलिटी, बिहेवियर, जो भी एक्शन वो कर रहा है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। द टीचर शुड प्रेजेंट ऑल एक्सीलेंस ऑफ लाइफ इन हिम विच ही अल्टीमेटली वांट्स द लर्नर टू एक्वायर इन लाइफ। और टीचर को जो भी लाइफ की एक्सीलेंस होती है वो सभी अपने अंदर प्रेजेंट करनी चाहिए और रिफ्लेक्ट करनी चाहिए बच्चों को, जो कि वो चाहता है कि बच्चे उसको देख के एक्वायर करें अपनी लाइफ में। उसके बाद है टीचर शुड रिफ्लेक्ट रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंसेरिटी एटसेट्रा। और टीचर को अपने बिहेवियर के थ्रू ये जो रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो टीचर को देख के ज्यादा से ज्यादा सीखे और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करे। और जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज की, वो जो है वो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा देखे समझे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे लाइफ में। और इस तरीके के मॉडल प्रेजेंटेशन के थ्रू ही जो टीचर है वो बच्चों को टीचिंग को वर्थवाइल बना सकता है। Third principle is principle of selection of material. In teaching, whatever material is to be presented by the teacher should be well selected. टीचिंग के दौरान जो भी मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा है टीचर के द्वारा वो वेल सेलेक्टेड होना चाहिए। इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। और ये टीचिंग के एम और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इट शुड बी also be according to the liking and mental level of learner। और साथ ही साथ जब भी हम कोई मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बच्चों के मेंटल लेवल और उनकी पसंद नापसंद, जरूरत, सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। The right selection of material will result into proper teaching and has desired result। और अगर हमने अच्छा राइट मटेरियल सेलेक्ट किया है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो टीचिंग है वो प्रॉपर होगी और साथ ही साथ जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं, डिजायर रिजल्ट, वो हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि हम टीचिंग कर रहे हैं कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन पढ़ाने के लिए बच्चों को हमें मटेरियल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के मेंटल लेवल को देखना होगा, उनके लाइक डिसलाइक को देखना होगा कि बच्चे किस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे, कौन सा मेथड उसमें यूज कर सकते हैं हम उस मटेरियल के थ्रू। और साथ ही साथ अब टीचर की कैपेबिलिटी, टीचर की एबिलिटी, लर्नर की एबिलिटी, इन सबको भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम इस तरीके से मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं तो उससे जो टीचिंग होगी वो एफिशिएंट होगी। फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में हम जो भी मटेरियल हमने पहले सेलेक्ट किया है उसको हम ग्रेडेड करेंगे प्रॉपरली। ग्रेडेड से मतलब है कि
By gradation we mean which item will come at serial number 1, which item after that and which item at the end. Gradation से मतलब है कि हम उस मटेरियल को सीरियल नंबर लगाएंगे कि पहला नंबर पे कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और एंड में कौन सा मटेरियल आएगा. While grading the material, easy and simple things will come first and difficult and complicated thing will occur afterward. और जैसे कि हम ग्रेडिंग कर रहे हैं किसी भी मटेरियल का, तो उसमें जो इजी है और सिंपल चीजें होंगी या फिर सिंपल मटेरियल होगा वो सबसे पहले आएगा, और वहीं पे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा. अगर हम मटेरियल को प्रॉपरली ग्रेडेड फॉर्म में लगाते हैं तो इससे हमें फायदा होता है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होती है. आप सपोज करो कि कोई टीचर है, उसको किसी क्लास में ऐसे पढ़ाना है, तो 10 ऐसे पढ़ाने हैं, तो वो क्या करेगा, पहले सारे ऐसे जो है उनको 1 by 1 सेलेक्ट करेगा, नंबर वाइज सीरियल वाइज लगा लेगा, और उसके बाद बच्चों को इजी जो ऐसे होगा उनमें से उनको सबसे पहले पढ़ाएगा, फिर जो थोड़े डिफिकल्ट है उनको बाद में, और उसके बाद सबसे डिफिकल्ट जो है उनको लास्ट में. इससे क्या होगा कि बच्चों को भी समझ में आएगा और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव बनेगी. फिफ्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी. ट्रेडिशनल मेथड में जो बच्चे जिनके माइंड में सिर्फ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर दी जाती थी उसे अब यूजलेस माना गया है. जैसे कि पहले क्लासरूम में बच्चे बैठे रहते थे पैसिवली, और जो टीचर होता था वो उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते थे, तो उन बच्चों को अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाता है. जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक बाइपोलर प्रोसेस है. इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों को ही एक्टिव रहना चाहिए. The more the activity of the children, the better is the learning teaching process. और जितना कि बच्चे किसी भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे उतनी ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेटर होगी. इसके अंदर एक्टिविटी मेथड के अंदर जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक है उसको हम एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे. इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उसके अंदर बच्चे जो है इन्वॉल्व होंगे और बोर्डम नहीं होगा बच्चों को, तो बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में. और साथ ही साथ जो एक इंटेलिजेंट टीचर होता है वो ट्राई करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उस एक्टिविटी मेथड के थ्रू उसके अंदर इन्वॉल्व. Sixth point is principle of correlation. While teaching one subject, the teacher should try to correlate that subject with some other subject which the student study. इस प्रिंसिपल के अंदर आता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो टीचर को एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए जो बच्चे ने पहले पढ़ रखा हो. इट विल मेक हिज होल स्टडी इंटरेस्टिंग फॉर हिम. और ये इससे जो भी वो टीचर जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, उससे बच्चों की जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग होगी बच्चों के लिए. द चाइल्ड में ऑल्सो गेट द सॉर्ट ऑफ फीलिंग दैट द डिफरेंट सब्जेक्ट आर प्रिपेयरिंग हिम फॉर बेटर लाइफ. और साथ ही साथ बच्चों के अंदर ये फीलिंग आएगी कि जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो उनके आगे बेटर लाइफ बनाने में उनको हेल्प करेगा. और जो एक टीचर होता है वो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी वो टीचिंग कर रहा है उसको वो बच्चों के लाइफ के साथ कोरिलेट करके पढ़ाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है तो बच्चों को ये फीलिंग आनी चाहिए कि जो अगर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उनसे उनके बेटर लाइफ बनाने में इजी होगा, उनको हेल्प मिलेगी. और जिससे कि मान लो वो इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और अपने रिलेटिव के साथ. साथ ही साथ अगर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उनसे उनकी इंग्लिश के अंदर हेल्प मिलेगी. वो कोई भी टीवी प्रोग्राम, कोई मूवीज है उसको इंग्लिश में देख सकेंगे. साथ ही साथ उनका जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश बोलने में, सुनने में, उन सब में हेल्प होगी. दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई टीचर जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है बच्चों को, तो उस मैथमेटिक्स को वो उसके डेली लाइफ एक्टिविटी के साथ मैच करके पढ़ाएगा, कोरिलेट करके पढ़ाएगा, तो बच्चे जो है उसको समझ भी पाएंगे इजी, और उनको लगेगा कि जो भी वो पढ़ रहे हैं वो उनके बेटर लाइफ के लिए ही पढ़ाया जा रहा है. तो इससे जो पूरी स्टडी है, उनकी जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग बनेगी. 7th पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस. टीचिंग करते समय टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टीचिंग हो रही है वो चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्डनेस. चाइल्ड सेंटर्डनेस से मतलब है वी मीन इंटरेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी व्हाइल टीचिंग. टीचिंग करते समय हमें बच्चों की इंटरेस्ट, लाइकिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद ही हम कोई टीचिंग करेंगे. अब मान लो कि हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है पर बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम बच्चों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसको दूसरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा के उसके ऊपर थोपेंगे नहीं, बल्कि पहले हम बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही हम कोई भी टीचिंग करेंगे तो वो बेनिफिट साबित होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंग्लिश पढ़ानी है पर बच्चा वो पढ़ना नहीं चाह रहा है तो हम बच्चे को कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते. इसलिए हमें पहले सबसे
पहले इंग्लिश ही पढ़ानी पड़ेगी बच्चों को, फिर धीरे धीरे हम बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, जो भी टीचर उस सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तो इस तरीके से हम पहले बच्चों के पसंद को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम जो भी अपनी पसंद से अपने जो सिलेबस है उसको कवर करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। Eighth principle is principle of cooperation. For best teaching, the teacher, the student and the head of the institution, the parents and everyone else concerned with it cooperate. तो अच्छी टीचिंग के लिए टीचर, स्टूडेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और जो स्टूडेंट के पेरेंट्स होते हैं और बाकी सभी लोग, उन सभी को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो टीचिंग हो रही है वो काफी एफिशिएंट हो सकती है, साथ ही साथ बच्चों के द्वारा लर्निंग भी अच्छी हो पाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो अपने टीचर के साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो उसका बुरा असर जो है वो टीचर्स की टीचिंग पे पड़ता है और साथ ही साथ बच्चों पे भी पड़ता है। तो इसीलिए जो कोऑपरेशन है वो होना चाहिए टीचर्स और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनके बीच, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एफिशिएंटली हो पाएगी। Ninth principle is principle of planning. The teacher comes prepared with everything planned before entering into the class. क्लास में एंटर होने से पहले टीचर सारी चीज की प्लानिंग, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड यूज करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, वो सब कुछ पहले से ही प्लान करके आएगा क्लास के अंदर। He try to foresee the problem and he think of their possible solution. साथ ही साथ बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो पहले से ही उन्हें देख लेगा और साथ ही साथ उनके जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होंगे उनको भी ध्यान में रखकर फिर क्लास में आएगा। Thus the principle of planning help him to perform his duty of teaching excellently. और जो ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है ये हेल्प करता है टीचर को ताकि वो जो ड्यूटी है उसकी टीचिंग की उसको एक्सीलेंटली परफॉर्म कर सके। एक अच्छा टीचर जो होता है वो अपनी प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखता है, जिसमें कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो वो एक जो अपना प्लान बना के आया उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज कर सके और बच्चों की लर्निंग में हेल्प कर सके। Tenth principle is principle of individual differences. In any group of students, no two individuals are exactly the same. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें कोई भी दो बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। There are always variation as far as liking and disliking, attitude and aptitude are concerned. उन सब में हर बच्चों में कुछ ना कुछ अलग अलग वेरिएशन हो सकती है, उनकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में भी चेंजेस हो सकते हैं। और अगर वहीं पे टीचर जो है सभी पूरे ग्रुप को एक ही मेथड से एक ही तरीके से पढ़ाएगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो मेथड फेल हो जाएगा। और वहीं पे एक जो अच्छा टीचर होता है वो ट्राई करता है कि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे तो वो उनको उन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ हर एक बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज का यूज करता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद अलग अलग तरीकों से पढ़ लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है।